हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग विज्ञान कक्षा 10 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग भौतिक विज्ञान के जो एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे। फ्रेंड्स, इस बार के एग्जाम में 20 एमसीक्यू आएंगे जो कि आपको ओएमआर पर भरने होंगे। अगर आप इन 20 को सही कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और साथ में जितने भी उससे और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कराया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये ऑप्शन है हमारे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर इनको क्वेश्चंस आते हैं तो उनको करिए और नहीं तो सारे क्वेश्चंस यहाँ से सीखते चलिए। ठीक है, तो देखिए, दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप साथ साथ सीखते चलिए। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का मुख्य रूप से हम लोग बोलते हैं। एक तो उत्तल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? अवतल। और फिर एक कैटेगरी अलग आती है जिसके आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो आप अलग से ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है? एक दर्पण है समतल दर्पण। तीनों मेन रूप से ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, तो अब दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? वो रहा अवतल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो बड़े बड़े दिखाई दें, इसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपसे कहता है कि इनके उपयोग लिखिए तो भी आप ध्यान से लिख सकते हैं। आप देखिए, ये जो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जैसे ही बोले तो आपको वही समझना है, एक तो उत्तल और एक अवतल। उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है आपको। तो हमेशा याद रखिएगा, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे अभी आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराएंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध याद रहेगा, इसको शब्दों में भी लिखा जा सकता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आर जो होगा F/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, यदि किसी अवतल दर्पण की, देखिए अभी गोलीय दर्पण कहा, अब कहा अवतल दर्पण, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसकी फोकस दूरी कितनी है? F है और वक्रता त्रिज्या R है, तो उनमें कौन सा संबंध होगा? अभी हमने पढ़ा कि F जो होगा वो R का आधा होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, F जो होगा वो R का क्या होगा? आधा होगा। हमेशा गोलीय दर्पण कहे चाहे अवतल दर्पण कहे चाहे उत्तल दर्पण कहे, बस हमेशा ध्यान रखना है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें। पूरी साइंस रिवीजन आपको कराई जाएगी, एक एक क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कोई एक दर्पण है,
उससे वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, यानी वस्तु आप कहीं पर भी रखें तो वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा बनता है। तो दर्पण कौन सा होगा? फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको पूछा भी जाता है, थोड़े कॉन्सेप्ट वाले हैं। तो वो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल, अवतल या फिर समतल? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि जब कभी भी आपको तीनों दर्पण दिए हों तो एक मेन चीज ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा होगा, ठीक। और समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु के बराबर होगा। और अवतल से तीनों कैटेगरी में बन सकता है, छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप वस्तु को कहाँ रख रहे हैं। तो हमेशा क्या रखेंगे, अगर कहीं पर भी वस्तु रखी हो छोटा प्रतिबिंब बन रहा हो तो हम कह देंगे उत्तल होगा, और कहीं पर भी वस्तु रखी जाए और प्रतिबिंब हर बार बराबर बने तो वो कौन सा होगा? समतल। तो यही हमारा आंसर है कि अगर हम वस्तु को कहीं भी रखें और उसका प्रतिबिंब उसके बराबर बने तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण से हमेशा से एक तो बनता है सीधा बनता है और दूसरा क्या होता है? बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कि जब कभी भी सीधा प्रतिबिंब बने और वस्तु के बराबर बने तो वो दर्पण समतल दर्पण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ध्यान रखिए, चाहे आपसे अपवर्तन की बात करे या फिर परावर्तन की बात करे, समझिएगा, ठीक है। परावर्तन की बात करे तो अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? 2। और परावर्तन के भी कितने नियम हैं? 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम हैं। और ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट है जो दोनों का दूसरा नियम है, तो वो क्या है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे अपवर्तन का अगर हम दूसरा नियम कहें तो ये कहता है कि साइन आई बटे साइन आर ये क्या होता है? नियतांक होता है। इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये किसके? अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। साइन आई बटे साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है, उसको क्या? अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये किसका? अपवर्तन का दूसरा नियम है। और परावर्तन का अगर कहे दूसरा नियम तो ये कह देता है जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। तो दोनों के दूसरे नियम आप ध्यान रखेंगे। अपवर्तन का दूसरा नियम ये रहा और परावर्तन का दूसरा नियम ये रहा। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो पहले समझते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। हमने पढ़ा जो प्रकाश होता है वो कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से। जब इसमें सातों रंग मिलते हैं तो ये कैसा प्रकाश कहलाता है? श्वेत प्रकाश, ठीक है। ये ध्यान से रखिएगा, प्रकाश के अंदर जब सातों रंग उपस्थित होते हैं तो उस प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। अब जब श्वेत प्रकाश क्या होता है, जैसे ये कोई प्रिज्म से गुजरता है तो ये इधर आके अपने जो सातों रंग हैं उनमें टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 क्या होता है? वो सातों रंगों में टूट जाता है। इसी प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है उसके अपने जो रंग हैं उनमें टूटने की घटना को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो ये किससे होता है? प्रिज्म से। उनका क्रम क्या होता है? VIBGYOR। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना या विभक्त हो जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए ध्यान से, r बराबर आपको कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अभी पढ़ा था भैया कि फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो वक्रता त्रिज्या दी है 50, तो इसका आधा करने पे कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, इनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, और सरल ही प्रश्न ज्यादा आते हैं, पर हम लोग सरल भी गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जल्दी जल्दी से, इनको यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा सीखने को। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, लेंस की क्षमता। तो याद रखिए लेंस की क्षमता को किस अक्षर से लिखते हैं, P से। और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f, और f ये किस में लिखी जाती है, मीटर में। ठीक, किस में लिखी जाएगी, मीटर में। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर कितना, 100/f। अब ये किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। ठीक, तो हमको देखो क्या दिया है, मीटर दिया है, कितना, 1 मीटर। तो यानी देखो 1/, फोकस दूरी कितनी रख दें, 1, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। देखिए ये एक ऊपर लिखा ही था, फोकस दूरी हमको देखिए कितनी दी है, 1 मीटर, तो हमने f की जगह क्या लिख दिया, 1 मीटर लिख दिया। 1 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1। तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी आएगी, 1d। और याद रखेंगे d का मतलब है डायोप्टर, क्या है, डायोप्टर। तो ये ध्यान से रखिएगा कि लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पहला पॉइंट कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। किस अक्षर से लिखते हैं, D से। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f या P बराबर 100/f। ठीक, तो 1/f लिखेंगे तो मीटर में, और 100/f लिखेंगे तो सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, एक चीज आपको और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगर क्षमता की बात करता है, उत्तल लेंस है, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसी होगी, ये हम बना रहे हैं पॉजिटिव, इसको समझिएगा, लिख नहीं रहे पूरा। पॉजिटिव माने क्या होती है, धनात्मक होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होगी, धनात्मक होगी। और जो अवतल लेंस की क्षमता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अवतल लेंस की जो क्षमता है वो कैसी होगी, याद रखिएगा, वो होगी निगेटिव, यानी ऋणात्मक। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक, तो ये देखिए उत्तल लेंस है, तो ये यहाँ पे कौन सी क्षमता होगी, +1d भी कह सकते हैं या सिर्फ 1d भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा याद, तो ये देखिए अभी बात करी गई है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, बोले तो धनात्मक होगी, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। और इसकी जो क्षमता होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्षमता यानी P जो होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो भी धनात्मक, और लेंस की जो क्षमता है वो भी धनात्मक, तो हमारा क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए जो प्रकाश का वेग या हम कहें चाल जो होती है वो क्या, देखिए किस पर कैसा इसका क्रम होता है ये समझिए। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक निर्वात, जल, वायु और कांच। तो आपको एक ऑर्डर बता देते हैं, जैसे आप ही गाड़ी लेके जा रहे हैं और रास्ते में अगर कण यानी लोग नहीं होंगे, कण नहीं होंगे या लोग नहीं होंगे, तो आपका वेग जो होगा
वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सही। और अगर लोग ज्यादा होंगे यानी रुकावट ज्यादा होंगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात तो सिंपल सी है। जैसे आप गए, वहां लोग नहीं है या कण नहीं है या कहो कम है, तो आपका वेग ज्यादा रहेगा, और अगर लोग ज्यादा हो गए तो वेग कम हो जाएगा। ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, देखो हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास चार चीजें हो गई, एक है ठोस, ठीक, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस, और चौथा है निर्वात। यही चार चीजें हैं, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठोस में क्या होता है, बहुत कण पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर, गैस में बहुत दूर दूर, और निर्वात में कण ही नहीं होते। तो सोचिए यहां पर आप बाइक लेके जा रहे हो, ट्रैफिक ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा वेग किसमें होगा, सबसे ज्यादा जो होगा वो किसमें होगा, निर्वात में। ठीक, सबसे ज्यादा किसमें होगा, निर्वात में। उससे कम किसमें होगा, गैस में। और फिर उससे कम किसमें होगा, बताइए जल्दी से, द्रव में। और सबसे कम किसमें होगा, ठोस में। तो पूछा है सबसे कम किसमें है, तो ठोस में। और इसमें से ठोस कौन सा है, कांच। और अगर हीरा लिखा होता तो हीरा हमारा आंसर होता। ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछता तो निर्वात में, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। ठीक है। और निर्वात में पूछता कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये कहाँ होता है, निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाए। पेपर में ये नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अगर नहीं ये पढ़ने में मिस कर दिया आपने तो तुरंत गलत हो जाएगा। और OMR में एक बार जो आपने टिक लगा दिया बस वही लगाना रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते, तो सावधानी से करना है। लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेंस के बारे में एक चीज याद रखिएगा, लेंस कैसा होता है, पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज है उसके इधर से उधर का आपको दिखाई देना चाहिए, तो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आप देखते हैं जल में कोई चीज नीचे पड़ी होती है, वो आपको ऊपर से दिखाई दे जाती है ना, तो यानी ये तो पारदर्शी है, तो इसका भी बन सकता है। कांच में भी दूसरी तरफ का दिखता है, कुछ प्लास्टिक भी पारदर्शी है, लेकिन मिट्टी जो है वो पारदर्शी नहीं है, तो मिट्टी के लेंस नहीं बनाए जा सकते हैं, बाकी इनके लेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए हमने शुरुआत में ही कहा था, तीनों आपसे बताए, इसने कहा हमेशा छोटा बनता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा, कहीं पर भी वस्तु रखी जाए। अब समतल से बताया था हमेशा बराबर ही बनेगा, चाहे आप जहां भी रखें, और इसमें छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, और बड़ा भी बन सकता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ऐसे क्वेश्चन कैसे भी आए आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि वो कहां पर वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। अब देखिए अभी पढ़ा था क्या, फोकस जो लेंस की क्षमता होती है वो 1/, फोकस दूरी होती है, ये किसमें, मीटर में। और यही लेंस की क्षमता क्या होती, 100/f लिखा हो तो किसमें हो जाएगी, सेंटीमीटर में। अब आप बताइए आंसर में सब सेंटीमीटर में, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो कितना दिया है
P का मान कितना दिया 4 बराबर इधर क्या लिखना है 100 बटे में F। सही है, तो ये F यहाँ आएगा, 100 अपनी जगह रहेगा और 4 इसकी जगह आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए, तो देखिए 4 से इसको काटिए कितना आएगा 25। तो फोकस दूरी कितनी आ गई 25, और किस में आएगी सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया था सेंटीमीटर वाला। आपको क्वेश्चन समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब फोकस दूरी मीटर में हो। हमने ऑप्शन की तरफ देखा किस में दी है सेंटीमीटर में, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो आपको पूरा फॉर्मूला एक बार लगा के दिखा देते हैं, दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। तो हमारा फॉर्मूला था P बराबर 100 बटे F। ये कब है, जब हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। चलिए अब दिखाते हैं। P की जगह कितना दिया है 4 डायोप्टर, ठीक। ये 100 ऐसे रहने दीजिए और ये F ऐसे रहने दीजिए, इसका इससे गुणा करिए तो क्या आएगा 4F बराबर 100। अब ये 4 कहाँ जाएगा, इस 100 के नीचे, तो देखिए क्या आ जाएगा F बराबर 100 बटे में 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 25, और किस में सेंटीमीटर में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी दी है, कितनी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्षमता बराबर 100 बटे F। ये फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि हमको सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर वाला हो तो हमेशा 100 वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक। अब देखिए क्षमता निकालनी है, 100 यही रहेगा, फोकस दूरी कितनी दी है 50, तो हमने 50 लिख दिया, काट दिया 50 दूनी 100। अब देखिए P बराबर 2 डायोप्टर आ गया। अब भी सवाल खत्म नहीं हुआ, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। अब आपको बताया जा चुका है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो आंसर आपका होगा P बराबर +2D। तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने भी अपवर्तन के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।